ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसमें इंडिया की इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान द्वारा यूज चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी आसानी से डिसमेंटल कर दिया, जिससे चाइना के मिलिट्री एक्सपोर्ट की रिलायबिलिटी पर सवाल उठने लगे। इस बैकड्रॉप के बीच चाइना में इंटरनल पॉलिटिकल लैंडस्केप में कई हाई प्रोफाइल्स के गायब होने और सीनियर ऑफिशियल्स के डिसमिस होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। रिसेंटली पीपल्स लिबरेशन आर्मी दैट इज PLA के पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर जनरल ही हांगजुन की सस्पिशियस सिचुएशन में सडन डेथ की रिपोर्ट ने चाइना के गायब हो रहे जनरल्स की मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। मिड 2023 में फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग सार्वजनिक रूप से गायब हो गए, जिन्हें उनके रोल के कुछ ही महीने बाद क्वाइटली रिमूव कर दिया गया। इसका रीजन US में उनके एम्बेसडरशिप के दौरान उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें अपेरेंटली नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क था, माना गया। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू अगस्त 2023 में गायब हो गए और ब्राइबरी चार्जेस के चलते जून 2024 में इन्हें फॉर्मली कम्युनिस्ट पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करने वाली यूनिट रॉकेट फोर्स भी इस सफाई से अनछुआ नहीं रहा। इसके कमांडर जनरल ली यूनचाओ को जुलाई 2023 में उनके बेटे से जुड़े जासूसी के रूमर्स की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था, जो अपेरेंटली US भाग गया था। दिसंबर 2024 में एक और टॉप ऑफिशियल चाइना के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कस्टम के हेड यू जिहान हुआ की अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई, जबकि स्टेट मीडिया ने एक ब्रीफ इलनेस को ब्लेम किया। इनसाइडर की क्लेम्स के अकॉर्डिंग यह करप्शन की जांच के कारण हुई आत्महत्या थी। करप्शन और डिस्ग्रेस्ड जनरल से लिंक के इन्वेस्टिगेशन के अंडर 2017 में जनरल ज़ैंग यान ने भी अपने घर में फांसी लगा ली थी, जो चाइना की मिलिट्री एलीट के इमेंस इंटरनल प्रेशर का स्टार्क सिंबल है। चाइना भले ही एक टाइटली कंट्रोल पावर के रूप में दिखाई देता हो, लेकिन इसकी डिसिप्लिन्ड इमेज के पीछे एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम इसके मिलिट्री और बिजनेस सेक्टर दोनों में करप्शन है, जो कोई नई बात नहीं है, जिसका 1980 और 1990 से सामने आना स्टार्ट हुआ, जब चाइना ने क्लोज्ड कम्युनिस्ट इकोनॉमी से मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की ओर शिफ्ट स्टार्ट किया। इस रैपिड ग्रोथ ने मिलिट्री ऑफिसर्स और पार्टी ऑफिसर्स को लैंड, कॉन्ट्रैक्ट और स्टेट एसेट्स पर कंट्रोल प्रोवाइड किया, जो करप्शन के लिए एक परफेक्ट सेटअप था। पीपल्स लिबरेशन आर्मी में जनरल ने वेपन्स डील, मिलिट्री लैंड सेल्स और प्रमोशन फॉर सेल्स स्कीम से प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ने तो रैंक सेल करके लाखों कमाए। मेनवाइल बिजनेस वर्ल्ड में पावरफुल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इनसाइडर्स के लिए सोने की खान बन गए। रिश्वतखोरी, गमन और फेवरेटिज्म कॉमन था। 2012 में चीजें कुछ बदली जब जी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने। उन्होंने एक एग्रेसिव एंटी करप्शन कैंपेन लॉन्च किया, जिसके अंडर सैकड़ों टॉप ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कार्रवाई के बावजूद करप्शन अभी भी मौजूद है, बस ज्यादातर हिडन है। 2023 में 40 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स को हटाया गया, इनमें चाइना के रॉकेट फोर्स के टॉप फिगर्स भी शामिल थे, जो कंट्री के न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल करते हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के चाइना पर इम्पैक्ट की बात की जाए तो सरफेस पर ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री क्रैश जैसा लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे यह कहीं ज्यादा बड़ा था। यह सिर्फ बॉर्डर या सीज फायर का मामला नहीं था, यह इंडिया और चाइना के बारे में था, जो मॉडर्न वॉरफेयर के हाई स्टेक गेम में एक मोहरे या कहे कि चाइना के वेसल पाकिस्तान के थ्रू साइलेंटली ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। हेडलाइन LOC दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल के पार स्ट्राइक पर फोकस थी, बट रियल स्टोरी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग, वेपन को डिस्क्लोज करना और बीजिंग को मैसेज सेंड करना था। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और चाइना के बीच सुपरमेसी की सुपीरियरिटी की साइलेंट लड़ाई थी, जिसमें पाकिस्तान को एक वेसल स्टेट, मिलिट्री हार्डवेयर और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड तक सीमित कर दिया गया था। एक तरफ इंडिया ने कई मॉडर्न सिस्टम डिप्लॉय किए, जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, लॉटरिंग मुनिशन, L-70 गन्स और AI बैक्ड टारगेटिंग सिस्टम, जो सिर्फ वेपन्स नहीं थे बल्कि डिमॉन्स्ट्रेशन थे, जिसका हर लॉन्च, हर स्ट्राइक, हर इंटरसेप्शन एक मैसेज था कि हम चाइना के लिए रेडी हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज बिल्ड JF-17 फाइटर जेट, जिन्हें अक्सर पाकिस्तान की फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट के रूप में ग्लोरीफाई किया जाता है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार जैमिंग को मैच करने में स्ट्रगल करते रहे। ऑपरेशन के इंटेंस फेज के दौरान टारगेटिंग और रडार लॉक इशू की वजह से कईयों को ग्राउंडेड कर दिया गया। चाइनीज LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका एम आने वाले थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करना था, कई इंडियन ड्रोन स्ट्राइक और लॉटरिंग मुनिशन को रोकने में फेल रही। यहाँ तक कि विंग लॉन्ग सेकंड जैसी चाइनीज सर्विलेंस ड्रोन, जिनका यूज पाकिस्तान द्वारा रियल टाइम इंटेल के लिए किया जाता था, भी इंडियन काउंटर मेजर्स और जैमिंग के कारण बेकार साबित हुए। ये फेलियर सिर्फ टैक्टिकल नहीं थे, स्ट्रेटेजिक थे। मतलब चाइना के लिए या उनके एक्सपोर्टेड मिलिट्री हार्डवेयर का पब्लिक टेस्ट था, जिसमें कई सिस्टम फेल हुए। इसी बीच इंडिया सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा था, वह भी टेस्ट कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की ग्रोइंग मेक इन इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अग्नि परीक्षा बन गया और रिजल्ट खुद ही सब कुछ बयां कर रहे थे। इंडियन मेड आकाश सिस्टम ने एरियल थ्रेट्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया। रशिया के साथ ज्वाइंटली डेवलप ब्रह्मोस मिसाइल ने
सर्जिकल प्रिसीशन के साथ टारगेट को हिट किया। इंडियन आर्मी की स्पेशल यूनिट द्वारा ऑपरेटेड लोटरिंग मुनिशन ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं चाइना द्वारा दिए गए पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम के इस फेलियर ने ग्लोबल आर्म सप्लाई के रूप में चाइना की रेपुटेशन को सीरियसली हिट किया है। इंडिया ने न केवल यह प्रूव कर दिया कि उसके वेपन्स कारगर हैं, बल्कि यह भी प्रूव किया कि अंडर प्रेशर चाइनीज सिस्टम रिलायबल नहीं है। इन फेलियर्स के इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के कहीं आगे तक फैले हैं। चाइना के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ओन कॉन्फिडेंस क्राइसिस का सामना कर रही है। चाइना द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई वेपन्स की बात की जाए तो चाइना पाकिस्तान का लार्जेस्ट आर्म सप्लायर रहा है, जिसके पास इस्लामाबाद के इन्वेंट्री का लगभग 81% हिस्सा है, जो हर मामले में चौंकाने वाला है। 2000 से चाइना ने पाकिस्तान की एयर और ग्राउंड फोर्स को एडवांस वेपन ट्रांसफर किए, जिसमें पहला J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे 2021 में ऑर्डर किया गया था, 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है HQ-9 SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको चाइना द्वारा एयरक्राफ्ट, UAVs और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर है JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट, JY-27A, HQ-16 और भी बहुत, जिनमें से लगभग सभी सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के समय क्लैश में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। पाकिस्तान में चाइनीज वेपन की पुअर परफॉर्मेंस और सीनियर PLA जनरल के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ने एक तरफ जहां डीप क्राइसिस को एक्सपोज करते हुए बीजिंग का अपनी मिलिट्री पर कॉन्फिडेंस को शेक किया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के वेपन्स टेस्टेड, बैटल प्रूव्ड और सेल्फ रिलायंट साबित हुए हैं। इन्होंने ग्लोबली अपनी साख छोड़ी है। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में रिमार्केबल ग्रोथ हुई है, जिसमें कंट्री को ग्लोबल आर्म मार्केट में एक की प्लेयर के रूप में पोजीशन किया है। 2024-25 में डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली $2.76 बिलियन तक पहुंच गया, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन 12% इंक्रीज और 2013-14 से 34 गुना की चौंकाने वाली ग्रोथ है। इस सर्च का क्रेडिट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव को जाता है, जिसने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया और इंपोर्ट पे रिलायंस को रिड्यूस किया। फ्यूचर में इंडिया का एम अपने डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को और इंक्रीज करना है, जिनमें वह अपने डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएंट पर काम कर रहा है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में शुरुआती कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हाल ही में किया गया और साथ ही रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट दैट इज AMCA के प्रोडक्शन के लिए मेड इन इंडिया फाइटर जेट प्रोग्राम को ग्रीन लाइट भी दी गई है।